Hello everyone, my name is Shrishti Bhatnagar and I am back here with you all with a civics chapter, the Constitution of India. We were talking about Constitution of India and the chapter was Union Parliament. The first chapter we were talking about was the Union Parliament. ठीक, तो आइए देखते हैं पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था और किस किस मेन पॉइंट्स को जाना था, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले पार्लियामेंट के बारे में हम लोगों ने जाना था, पार्लियामेंट क्या करता है और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है ना। तो हम लोगों ने ये देखा था। तो पार्लियामेंट डिनोट्स सेंट्रल अथॉरिटी, अथॉरिटी यानी पावर, तो ये सेंट्रल अथॉरिटी को डिनोट करता है। ठीक, उसके अलावा ये लॉज बनाता है और उसके साथ साथ कंट्रोल करता है। कंट्रोल किस पे करता है? जो अदर ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट की उन पे कंट्रोल करता है। और उसके अलावा ये देखता है कि कोई अपनी जो पावर्स है उसको एक्स्ट्रा यानी कि उसको ज़्यादा एक्सरसाइज ना कर ले, जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा कोई भी अपनी पावर को एक्सरसाइज ना करे। तो ये सब पार्लियामेंट का काम होता है। अब रूल्स बनाना, एक्ट पास करना, सारी चीज़ें आती हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक, अभी हम लोग पार्लियामेंट लोकसभा के बारे में भी आगे जानेंगे। अब उसके बाद क्या है, जैसे ये एक पार्लियामेंट की एक इमेज है। अब यहाँ पे स्पीकर है, आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ वगैरह में भी। तो यहाँ पे स्पीकर है और सारी जितनी भी सीट्स हैं इन पे मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के। ठीक, अब मेंबर्स पार्लियामेंट के होते हैं, वो कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं? उन लोग जैसे पार्टी, हम लोग जिनको वोट करते हैं, वोटिंग है ना, तो हम लोग जो वोट करते हैं उसमें जो पार्टीज़ इलेक्ट होती हैं, जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, वो होती हैं सबसे ज़्यादा सीट, यानी कि उनको सबसे ज़्यादा सीट मिलती हैं पार्लियामेंट में। ठीक, उसके बाद वोटिंग के आधार पर, वोटिंग के ऊपर जैसे जैसे इसको जितना वोट मिलता है उसके बेसिस पे उनको पार्लियामेंट में सीट अलॉट की जाती हैं। ठीक, तो अभी प्रेजेंट टाइम में भाजपा की यानी बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीट्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फेडरल सिस्टम के बारे में जाना था, फेडरल सेटअप कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया किसी फेडरल एक स्ट्रक्चर पे, यानी कि उसका एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि अब हमारी इंडिया क्या बन गई है, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई है। ठीक, मोनार्की तो है नहीं इसमें। तो अब इसमें वोटिंग के आधार पर ही सब कुछ होता है। वोटिंग के आधार पर एक गवर्नमेंट चूज़ की जाती है, उससे एक लीडर बनता है। हाँ, तो ये सब वोटिंग के आधार पर होता है। लोगों की जो लोगों का मन होता है उसके आधार पर वो लोग वोटिंग करते हैं। ठीक, और अब इसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स बने हैं गवर्नमेंट में। अब अलग अलग ऑर्गन पे नज़र रखने के लिए पार्लियामेंट है और जुडिशरी है। अब इन सब के अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है, उसको कौन कौन फॉलो नहीं कर रहा है, कौन कौन फॉलो कर रहा है, वो सब देखता कौन है? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। ठीक, और लॉज वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें, ये जितने भी ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, ये सारे किस में फॉल करती हैं? लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, तो अ फेडरल सेटअप इन्वॉल्व्स अ डुअल गवर्नमेंट। अब फेडरल सेटअप क्या होता है, यानी कि गवर्नमेंट फेडरल सेटअप, हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो फेडरल सेटअप के ऊपर बनी है। ठीक, अब फेडरल सेटअप में गवर्नमेंट दो टाइप की डिवाइड हुई है। कितने टाइप की? दो टाइप की गवर्नमेंट डिवाइड हुई हैं। तो पहली कौन सी है? नेशनल गवर्नमेंट। उसके बाद कौन सी है? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। नेशनल गवर्नमेंट क्या हो गई? जो पूरे इंडिया को गवर्न करेगी। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट क्या हो गई? जो किसी पर्टिकुलर स्टेट को गवर्न करेगी। ठीक है, उसके बाद इंडिया टू बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इंडिया जो है वो काफ़ी ढेर सारे स्टेट्स का एक यूनियन है। ठीक, अब उसको कंट्रोल करने के लिए जो तीन ऑर्गन्स हम लोग बार बार वही पढ़ रहे हैं, तो तीन ऑर्गन्स कौन से हैं? फिर से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक, अब हम लोग जानते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का आखिर फंक्शन क्या है, मेन वो किस लिए और कैसे काम करता है। तो लेजिस्लेटिव मेक्स लॉज। अब लेजिस्लेटिव क्या करता है? लॉज बनाता है। ठीक, लेजिस्लेटिव का मेजर फंक्शन क्या होता है? लॉज को बनाना। ठीक, और पार्लियामेंट में मेक्स लॉज। अब लॉज कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं। पार्लियामेंट से उसको प्रेसिडेंट का जब साइन होता है किसी भी एक्ट में, आर्टिकल में या लॉ में,
तभी वो चीज़ एक्सेप्टेबल होती है, उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, बिना प्रेसिडेंट के साइन के कोई भी एक्ट पास नहीं होता। ठीक, तो पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव हो गया कि वो लॉज बनाता है। ठीक, उसके अलावा ये मेनली हम लोग लेजिस्लेटिव किसको बोलते हैं, पार्लियामेंट को बोलते हैं। ठीक, फिर एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव होता है एडमिनिस्ट्रेटर लॉज। अब एग्जीक्यूटिव वर्ड से क्या समझ में आ रहा है कि ये एग्जीक्यूट करता है। अब एग्जीक्यूट क्या करता है, इट एग्जीक्यूट्स द लॉज, यानी कि जो लॉज बन के आए लेजिस्लेटिव से उसको अब हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, अब उसके अंदर जो लेजिस्लेटिव है उसके अंदर हमारे आ गए जैसे प्रेसिडेंट। ठीक, अब एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा, प्राइम मिनिस्टर। पहले यहाँ पे तो उनका साइन होगा, लेजिस्लेटिव में लॉज बनेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूटिव में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में साइन होगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में जो फाइनल स्टेज आएगी, जब सारे काउंसल्स और सारे लॉयर्स और जितने भी प्रोसीजर होते हैं वो सारे जब फॉलो होंगे तो क्या होगा कि लॉज जो है वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आते हैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स और हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट कौन हो गए, जैसे प्रेसिडेंट हो गए। हाँ, तो प्रेसिडेंट इसमें भी लेजिस्लेटिव में भी मेजर रोल प्ले करते हैं और एग्जीक्यूटिव में भी मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जुडिशरी की। जुडिशरी में क्या होता है, इंटरप्रेट लॉज। अब ये लॉज को चेक करता है, यानी लॉज को देखता है कि कोई भी लॉज को क्या मतलब कि कोई भी इंसान लॉज को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं लॉज को डिसरिस्पेक्ट कोई नहीं कर रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन को कोई तो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ये सब किसके अंदर आता है, जुडिशरी के अंदर। जुडिशरी के अंदर हम लोग बात करते हैं किसकी, कोर्ट्स वगैरह की। ठीक, और जस्टिस वगैरह की, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, जुडिशरी में आती हैं। अब जुडिशरी के अंदर कौन कौन होता है, कोर्ट्स होते हैं, जो हम लोग देख रहे थे। जुडिशरी में क्या होता है, कोर्ट्स होते हैं। ठीक, तो कोर्ट्स होंगे तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स होंगे, उसके अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जितने भी अलग अलग कोर्ट्स हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, जुडिशरी के अंदर आते हैं। ठीक, तो हम लोग ने अभी किसकी बात की, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक, लेजिस्लेटिव रूल्स बनाता है, एग्जीक्यूटिव रूल्स को एग्जीक्यूट करता है और जुडिशरी इंटरप्रेट करता है लॉज को और रूल्स को। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव के अंदर क्या आता है, पार्लियामेंट आता है। एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी और कैबिनेट, यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर वगैरह आते हैं किसके, एग्जीक्यूटिव के अंदर। उसके बाद जुडिशरी में क्या होता है, कोर्ट्स आते हैं, जैसे कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट, और जितने भी टाइप के कोर्ट आते हैं वो आते हैं जुडिशरी के अंदर। ठीक, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात हो गई। फिर हम लोग ने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ फेडरल सिस्टम। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो फेडरल सेटअप इंडिया में फॉर्म है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक, इन कंट्रीज वेयर पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रेस। अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें अलग अलग रेस के, अलग अलग क्रीड के लोग मौजूद हैं। ठीक है, इंडिया कॉम्बिनेशन है अलग अलग लोगों का। हाँ, यानी यूनियन है एक, विद देयर ओन कस्टम्स एंड लैंग्वेज। अब इसमें अलग अलग कस्टम्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। हाँ, तो जब अब हम लोग जो फेडरल सिस्टम अपनाते हैं, यही एक ओनली वे है, यही एक सिर्फ तरीका है जिससे हम लोग अलग अलग लोगों को यूनाइट करके रख सकें, उनको यूनाइटेड रख सकें हम लोग। ठीक, इसीलिए फेडरल सेटअप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में क्या था, उन्होंने ये रिकमेंड किया था फेडरल सेटअप, यानी कि मोतीलाल नेहरू जी ने रिकमेंड किया था कि इंडिया में फेडरल सेटअप होना चाहिए है। ठीक, तो ये तो हो गई इम्पोर्टेंस की बात। उसके बाद फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल सेटअप के, तो फीचर्स उसके ये हैं कि अब हमारी इंडिया में दो गवर्नमेंट यानी डुअल गवर्नमेंट से इंडिया हमारी वर्क करती है, दैट इज टू सेट्स ऑफ पॉलिटिकल एंटिटीज़। अब इसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट है, दो जो हम लोगों ने पढ़ ली, दो डुअल गवर्नमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, वो कौन सी थी, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट में क्या होता था, जो गवर्नमेंट पूरे कंट्री को गवर्न करती थी वो हो गई यूनियन गवर्नमेंट, और जो सिर्फ स्टेट्स को गवर्न करती थी वो हो गई स्टेट्स गवर्नमेंट। ठीक, अब डिवीजन ऑफ पावर, अब पावर कैसे कैसे डिवाइडेड है,
तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फिर से हम लोग ने पढ़ा हुआ है अभी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर डिवाइडेड है। ठीक, अब सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो वर्ल्ड की जो हमारे इंडिया की पूरी इम्पोर्टेंस है, जो नेशनल इम्पोर्टेंस है, जैसे डिफेंस हो गया, करेंसी हो गई, ऐसे ऐसे जितने भी इश्यूज़ हैं वो सारे किसके अंदर, वो कौन हैंडल करता है, नेशनल गवर्नमेंट वो चीज़ हैंडल करती है। ठीक, अब लोकल गवर्नमेंट यानी लोकल इम्पोर्टेंस, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसमें पुलिस वगैरह। ठीक, अब पुलिस को जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, वो सारी आती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक, अब फॉरेन अफेयर्स आ गए यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, और जो लोकल इम्पोर्टेंस है वो आ गई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक, अब सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट डेराइव द अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अब कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अच्छे से फंक्शन कर पाती है, क्योंकि उनको पावर्स भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया है और उनकी लिमिट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन ही तय करता है। ठीक, तो द स्टेट गवर्नमेंट आर बाय एंड लार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे नेशन को तो कंट्रोल करती है, लेकिन अब एक तरीके से वो इंटरप्रेट कर सकती है, सुझाव दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप ऐसे करिए वैसे करिए, लेकिन उनको रोक नहीं सकती, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट फ्री है, इंडिपेंडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक, और ये हक, ये जो पावर है वो चीज़ किसने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है दोनों गवर्नमेंट्स को। ठीक है, अब इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रोक नहीं सकती, आइडिया दे सकती है, सुझाव दे सकती है, उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है, लेकिन उनको रोक नहीं सकती है। ठीक, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो सही लगेगा, बाकी उनके मिनिस्टर्स के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट वही डिसीजन लेगी। ठीक, अब स्टेट गवर्नमेंट में जो चीज़ उनको सही लगेगी किसी एक स्टेट के लिए, जो उनके मिनिस्टर्स उनको सजेस्ट करेंगे, तो वो चीज़ वही डिसीजन लेंगे। ठीक, और ये चीज़ पावर, ये सारी पावर्स किसने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उनको। अब सुप्रीम कोर्ट, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों कहा गया वो भी देखते हैं। द फंक्शनिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट विल बिकम डिफिकल्ट इफ द सेंटर और स्टेट गो बियॉन्ड देयर लिमिट्स। अब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको ना मान के अपनी अपनी करने लग जाएं, तो गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक, अब उसमें उसको फंक्शन करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होंगी। ठीक, only Supreme Court can settle the disputes between the government of India and any state or between the states itself। अब कोई भी disputes होता है, कोई भी बात होती है, तो उसको कौन सेटल कर सकता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की बात कोई भी नहीं टालता, क्योंकि वो जो लास्ट लेवल होता है जस्टिस और जो भी चीज़ हम लोग कहें, तो वो लास्ट लेवल होता है उसका। ठीक, दिस इज वाई सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल राइट, नेक्स्ट लोकसभा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है लोकसभा। लोकसभा यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो अब हम लोग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और लोकसभा के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, अब इंडियन पार्लियामेंट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मेन फीचर क्या है, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब पार्लियामेंट में जो मेन पर्सन हैं वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। तो पार्लियामेंट में मेन पर्सन वो है प्रेसिडेंट। ठीक, अब प्रेसिडेंट क्यों है वो हम लोग आगे जानेंगे। एंड टू हाउसेज टू बी नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल रीनेम लेटर एज द लोकसभा एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट रीनेम लेटर एज द राज्यसभा। अब दो हाउस थे पीपल के लिए, यानी जो हमारी जनता है उनके लिए दो हाउस बनाए गए हैं। पहली हो गई लोकसभा, दूसरी हो गई राज्यसभा। ठीक, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी स्टेट की बात है तो ये हो गई राज्यसभा। अब उसके अलावा जो हम लोग की पूरी सेंट्रल यानी पूरे नेशन की बात है तो वो हो गई लोकसभा। ठीक, अब यूनियन पार्लियामेंट, अब यूनियन पार्लियामेंट के बारे में जानते हैं क्या है, इनकम्प्लीट विदाउट द प्रेसिडेंट। जो यूनियन पार्लियामेंट से क्या समझ में आ रहा है, लोकसभा। ठीक, यूनियन पार्लियामेंट क्या हो गया, लोकसभा। अब ये किसके मतलब ये किसके बिना पूरी नहीं होती है, ये होती है प्रेसिडेंट के बिना ये इनकम्प्लीट है। ठीक, द प्रेसिडेंट डज नॉट सिट इन पार्लियामेंट। अब प्रेसिडेंट जो है वो काफ़ी हायर पोस्ट है, काफ़ी
बड़ी मतलब हस्ती है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो वो खुद नहीं आते हैं पार्लियामेंट में, वो बैठते नहीं हैं खुद से, ठीक। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि पार्लियामेंट में आके प्रेसिडेंट खुद बैठे हैं, नहीं। तो प्रेसिडेंट डज नॉट सिट इन दी पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में नहीं बैठते हैं, बट मे एड्रेस ईदर वन और बोथ हाउसेस। अब वो बैठते किसी भी हाउस में नहीं है, लेकिन अगर वो चाहें, अगर प्रेसिडेंट की इच्छा हुई, उनका मन हुआ, तो वो एड्रेस कर सकते हैं, जा भी सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि बिल्कुल जाना ही नहीं है प्रेसिडेंट को, वो जा भी सकते हैं और अपनी बात पहुंचवा भी सकते हैं, ठीक। मे सेंड मैसेज टू द पार्लियामेंट, और अपनी बात पहुंचा सकते हैं मैसेज के थ्रू, ठीक। बिल पास बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट प्रेसिडेंट असेंट, यानी कि जो बिल पास होता है वो सिर्फ बिल ही रहेगा, एक लॉ नहीं बनेगा जब तक उसमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं हो जाते हैं, ठीक। अब जैसे हम लोग एक बात करते हैं छोटे जगह की, ऑर्गेनाइजेशन की, हम लोग का स्कूल लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक। अब किसी भी टीचर ने कोई एक रूल पास किया, उन्होंने बोला कि कल हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, ठीक। अब उन्होंने तो बोल दिया ना, उन्होंने बाकी सारी टीचर से कंसर्न किया, ठीक, ना उन्होंने अपने हायर जो उनके ऊपर पोस्ट में बैठे हैं लोग, उनसे ना उन्होंने कंसर्न किया, बस उन्होंने बोल दिया कल एनुअल फंक्शन है, सारे बच्चे तैयार भी हो गए। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, स्कूल के जो रूल्स हैं उसके खिलाफ जाएगी ये चीज़। अब अगर मैम ने बोला कि कल एनुअल फंक्शन है और उसके साथ साथ एक नोटिस तैयार करके उसमें प्रिंसिपल मैम की सिग्नेचर करवा ली, ठीक, तो वो चीज़ सारे जितने भी स्टाफ्स हैं उन सबको माननी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ के हेड का सिग्नेचर है उस नोट पे, उस नोटिस पे, ठीक। ऐसा ही फंक्शन करता है क्या हमारा पार्लियामेंट, जो बिल होता है वो तब तक सिर्फ बिल रहेगा जब तक उसमें प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं हो जाता। जैसे ही प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हुआ वो एक लॉ बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब टर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ द हाउस, अब हम लोग पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट के बारे में, है ना। तो पार्लियामेंट का भी एक टर्म होता है, एक ड्यूरेशन होती है कि कब कौन कौन सी जो पार्टीज़ हैं उनको कौन कौन सी सीट कितने टाइम तक मिलेगी, ठीक, उन सब चीज़ों का भी होता है। इलेक्शन हम लोग का किस में रिजल्ट करता है, पार्लियामेंट की सीट में और चेंजेस में काफ़ी, और गवर्नमेंट के चेंज में। तो द टर्म ऑफ द हाउस इज़ 5 years। अब एक सरकार यानी जो पीएम वगैरह बनते हैं उनकी सरकार का टर्म क्या होता है, 5 साल का होता है। 5 साल के बाद जब दोबारा वोटिंग आती है, जब दोबारा इलेक्शंस होते हैं, तो वोटिंग करने पे अगर हम लोगों ने सेम उन्हीं को वापस से इलेक्ट कर लिया तो वो फिर से 5 साल रूल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कांग्रेस का लेते हैं, कांग्रेस इतने सालों से रूल करती आ रही है, इतने सालों से गवर्न करती आ रही है इंडिया को। क्यों? क्योंकि बार बार जो हमारी कंट्री के पीपल हैं, जो हमारी सिटीजन्स हैं, वो उनको वोट करते थे बार बार। लेकिन अचानक से 2014 समथिंग में बीजेपी आई, है ना। तो बीजेपी 5 साल तक चली। अब 5 साल चलने के बाद बीजेपी को दोबारा इलेक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि बीजेपी का काम लोगों को पसंद आया होगा। अब वो सब सिटीजन्स की सोच है, उनकी पसंद है कि वो किसको इलेक्ट करेंगे, ठीक। लेकिन जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 5 years। 5 years के बाद दोबारा वोटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर्स के लिए और जो मेन हम लोग की गवर्नमेंट है उसके लिए, ठीक। A proclamation of emergency is in operation. The life of the house may be extended by the law of parliament. अब आप लोग ने शायद सुना हो, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, है ना। इंदिरा गांधी जी ने क्या लगाई थी? इमरजेंसी लगाई थी। कुछ इश्यूज़ की वजह से, कुछ मैटर्स की वजह से उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। अब जैसे कुछ इमरजेंसी हो जाती है, फॉर बाय चांस अगर कुछ इमरजेंसी होती है या इमरजेंसी लगाई जाती है, तो उस केस में जो हाउस का टाइम है, जो ड्यूरेशन है, वो एक्सटेंड हो जाता है, ठीक। वो 5 साल से थोड़ा बढ़ जाता है। अब वो कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? वो बढ़ता है लॉ ऑफ पार्लियामेंट के से। पार्लियामेंट में कोई लॉ होता होगा जो हम लोग के लिए अभी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट बस ये है कि इमरजेंसी के टाइम जो है वो ड्यूरेशन एक्सटेंड कर जाता है, ठीक। बट दिस एक्सटेंशन, अब ये जो एक्सटेंशन है, नो मोर दैन अ ईयर एट अ टाइम। अब ये 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ता है एक बार में। जैसे 5 साल हुआ, 5 साल में एक गवर्नमेंट आई तो वो 1 साल बढ़ेगी, 6 साल समझ लो। लेकिन अब वो और नहीं बढ़ सकती है, ठीक, सिर्फ 1 साल एट अ टाइम। द टर्म ऑफ 5th लोकसभा was to expire on 18 March
1976। अब जो 5th लोकसभा थी, जो 5th गवर्नमेंट होगी कोई, तो वो एक्सपायर कब हुई थी? 18 मार्च 1976 में जो 5th लोकसभा थी वो एक्सपायर होने वाली थी, बट इट वॉज एक्सटेंडेड। अब ये बढ़ कैसे गई थी? बाय 1 ईयर, दैट इज अप टू 18 मार्च 1977। अब ये 1 साल बढ़ गई थी क्योंकि उस समय इमरजेंसी लगी होगी, और जिसकी वजह से ये जो ये ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड कर गया। ठीक, अब है कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। तो कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा में क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज 552। अब जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, वो कितनी है? 552। कितनी है? 552। ठीक, आउट ऑफ दिस, अब इसमें से 552 में से अप टू 530 मेंबर्स कैन रिप्रेजेंट दी स्टेट्स। अब इसमें से यानी कि जो 552 मेंबर्स हैं उसमें से 530 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को। ठीक, एंड नॉट मोर देन 22 इन यूनियन टेरिटरीज। अब 530 जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को, और 22 से ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किसको? यूनियन टेरिटरीज को। ठीक है, तो फिर से देखते हैं। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी थी? 552 थी, जिसमें से 530 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेट्स को, और जो 22 हैं, 22 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और जो 22 हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मे बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब इसमें से 2 जो हैं एंग्लो बंगाली से इलेक्ट किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक, प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेंथ, अब जो प्रेजेंट यानी जो अभी के सर्वे के हिसाब से जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 543। ठीक, 543 है डायरेक्टली इलेक्टेड। अब 543 डायरेक्टली इलेक्टेड है। अब 2 इलेक्टेड प्रेसिडेंट के थ्रू जो होंगे वो होंगे एंग्लो इंडियन से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेटेड होंगे प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक, अब 543 डायरेक्ट है, और उसमें से 2 जो हैं वो कौन है? एंग्लो इंडियन से। ठीक, अब जो हम लोग का ये सब जो इलेक्शंस होते हैं, जो इलेक्ट किए जाते हैं, ये किसके बेसिस में किए जाते हैं? पॉपुलेशन के बेसिस पे। अब कौन सी स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है उनके बेसिस पे पार्लियामेंट में ये सारी सीट्स जो हैं वो अरेंज की जाती हैं, रिजर्व की जाती हैं और इलेक्ट की जाती हैं। ठीक, अब इसके थ्रू एक बार समझते हैं। लोकसभा इलेक्शंस जो हुए थे अभी हम लोग के, रिसेंट ही है ये, क्योंकि अभी चल रहा है ये, तो लोकसभा इलेक्शंस हम लोग के जो आते हैं, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है ना? बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, तो ये जो दिख रहा है हम लोग को इतना पोर्शन, जितना ये ऑरेंज है ना, तो ये क्या है? बीजेपी। और बीजेपी कितनी सीट्स हैं? 303 सीट्स हैं। कितनी? 303। उसके बाद बाकी सारी पार्टीज़ हैं, बाकी सारी जैसे एग्जांपल 52, 23, 22, 22 ऐसे ऐसे करके डिवाइडेड हैं। अलग अलग जो पार्टीज़ हैं वो सब अलग अलग डिवाइडेड हैं। अब अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया गया है इसमें, जिससे क्लियर हो जाए, है ना? अब शिवसेना की कितनी है? शिवसेना की 18 सीट्स है बस, यहाँ से लेके यहाँ तक की शिवसेना की सीट्स हैं 18। अब अदर जैसे जेडी है, और उसके बाद बीजेडी है, बीएसपी है, ये सब है 16, 12, 10 और अदर पार्टीज़ जो हैं, जो एक हम लोग गठबंधन कह सकते हैं एक तरीके से, कुछ पार्टीज़ का, छोटी छोटी पार्टीज़ का। तो अदर्स कितना है? 64 सीट्स। कितनी? 64 सीट्स। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? बीजेपी की। ठीक, 303 सीट्स। तो ये इलेक्शन की बात हो गई लोकसभा की। अब सीट्स के रिजर्वेशन की बात करते हैं हम लोग। किसकी? सीट्स के रिजर्वेशन की बात करते हैं कि सीट्स किसके किसके लिए रिजर्व हैं और किस किस बेसिस पे रिजर्व हैं। ठीक है, तो सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड इन द लोक सभा फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स।
अब 2 लोगों के लिए, 2 ट्राइब्स और 2 कास्ट के लिए ये जो सीट्स हैं लोकसभा की वो रिजर्व्ड है। ठीक, अब वो कौन कौन है, SC और ST। ठीक, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए वो रिजर्व है। इन 2008 का बात है, नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अब इसमें किसकी बात हो रही है, SC की बात हो रही है ना। तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जितनी सीट रिजर्व थी वो बढ़ गई थी। कितनी रेज हुई, रेज फ्रॉम 79 टू 84। कितना रेज हुई, 79 से 84 तक रेज हो गई थी। ठीक, कब, 2008 में ये रेज हुई थी। और किसकी हुई थी, SC की हुई थी, 79 से 84 तक। उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं, उसमें क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कितनी रेज हुई, 49 से 47 तक रेज हुई। तो किसकी ज़्यादा सीट्स हैं, SC की ज़्यादा सीट्स हैं और उनकी ज़्यादा रेज हुई हैं। अब उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये देखते हैं क्या होता है। फिर देखेंगे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि पहले क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी अब इसके में क्या होता है, आपने वोटिंग का सुना होगा। वोटिंग जो हम लोग करते हैं उसकी भी एक एज लिमिट होती है ना। एज लिमिट यानी कि एक लिमिट से जब हम लोग एक एज अटेंड कर लेते हैं, एक एज पहुंच जाते हैं, तब हम लोग को वोटिंग का राइट मिलता है कि अब हम लोग वोट कर सकते हैं। ठीक, तो वो क्या होता है, वो होती है 18 ईयर्स। 18 ईयर्स के बाद हम लोग वोट कर सकते हैं। तो दी हाउस इज कॉन्स्टिट्यूटेड डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो इलेक्शंस होते हैं वो एडल्ट फ्रेंचाइज पे भी बेस्ड होते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि जो 18 के हो जाते हैं, जितने भी एडल्ट 18 के हो जाते हैं, 18 के बाद से उनको वोटिंग का राइट मिल जाता है। अब डज एवरी पर्सन अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, वही बताया, एंटाइटल्ड टू वोट। अब उनको वोट करने का राइट मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अ वेल डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया विच इज कॉल्ड अपॉन टू इलेक्ट समवन टू रिप्रेजेंट इट इन द लोकसभा। अब एक जो भी किसी भी पर्सन का जो भी इलेक्शन होता है वो भी अब उसके लिए भी अब किसी भी हम लोग पर्सन को इलेक्ट नहीं कर सकते हैं ना कि 18 से कम का है, जैसे 12 और 11 का है तो हम लोग उसको इलेक्ट करके उसको इलेक्शन में खड़ा कर दें। नहीं, उसके लिए भी एक एज लिमिट होती है कि किसको हम लोग को इलेक्ट करना है, उसका क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक, कहाँ से वो बिलोंग करता है, कौन सी कास्ट है, ये सारी चीज़ें भी उसमें इम्पॉर्टेंट है किसी को इलेक्शन में खड़ा करने के लिए। ठीक, तो अ वेल डिफाइंड टेरिटोरियल विच इज़ कॉल्ड अपॉन टू इलेक्ट समवन टू रिप्रेजेंट इन दी लोकसभा। जो लोकसभा में इलेक्शन के लिए आता भी है, जिसको इलेक्ट किया भी जाएगा, उसके लिए भी उसको काफ़ी चीज़ें टेस्ट, जैसे एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है उसकी, ठीक, दूसरी चीज़ उसकी एज क्या है, दूसरी चीज़ कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक, ये सारी चीज़ें देख के लोकसभा के लिए जितने भी इलेक्शन होते हैं और जो भी पर्सन खड़े होते हैं उन सारे लोगों में यही सब चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक, एट प्रेजेंट मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड बाय 543 सिंगल मेंबर्स, यानी कि अब प्रेजेंट की बात करें हम लोग तो जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं 543 सिंगल मेंबर्स के थ्रू, यानी कि लोकसभा के जितने मेंबर्स हैं वो सारे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कितनी लिमिट होती है, ठीक, कितने नंबर्स ऑफ होते हैं और कहाँ से कैसे कैसे डिवाइड होता है। तो वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड होती हैं, वोटिंग पे डिपेंड करती हैं। ठीक, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अब जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, उसको ये होगा कि वो जीत गया, वो इलेक्शन में जीत गया, उसको इलेक्ट कर दिया गया है। ठीक, उसको सिलेक्ट कर लिया गया कि अब यही पर्सन होगा मेल। उसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स जो हैं उनको इलेक्शन में खड़े होने के लिए भी और पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए भी कुछ कुछ क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अब ऐसे ही किसी को तो इलेक्ट कर नहीं सकते हैं कि किसी को भी उठाया और पार्लियामेंट में बैठा दिया, नहीं, पार्लियामेंट एक काफ़ी बड़ी चीज़ है, उसके लिए काफ़ी क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत है और काफ़ी समझदार लोगों की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी देखते हैं उसमें क्या क्या नीड होती है। तो इन ऑर्डर टू चूज इन अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, मतलब कि मेंबर्स
चुनने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हम मेंबर बने लोकसभा की, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कॉमन सी बात है, इंडिया का पहली बात तो सिटीजन होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट, ठीक। मस्ट बी नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, अब जो उनकी एज है वो 25 से कम नहीं होनी चाहिए, 25 या तो 25 से ऊपर की एज होनी चाहिए लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए, मेंबर बनने के लिए, ठीक। मस्ट possess each other such other qualification as many prescribed under any law made of parliament। अब पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखे हैं, जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह लिखी हैं, उस वो वाली क्वालिफिकेशन उस इंसान के पास होनी ज़रूरी है, नहीं तो वो मेंबर नहीं बन पाएगा पार्लियामेंट का, ठीक। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड फॉर अ सीट इन लोकसभा unless he is registered as a voter in any of the parliamentary, यानी कि कोई भी पर्सन ऐसे ही खड़ा नहीं हो सकता है, उसके पास अपनी वोटर आईडी भी होनी ज़रूरी है, ठीक। अब वोटर आईडी ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि उसको अब गवर्नमेंट की नज़र में क्या है, वोटिंग ज़रूरी है, गवर्नमेंट की नज़र में क्या, ऑब्वियसली वोटिंग ज़रूरी है। अब हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक बन गई है, सबको राइट है जब वोट करने का, उसके बावजूद भी कई लोग नहीं करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। अब अगर नहीं होता ये चीज़, डेमोक्रेसी नहीं होती, तब सब लोग मांगते कि हमको हक चाहिए, हमको हक चाहिए। अब जब सबको हक मिल रहा है, तब भी कई जैसे हम लोग गाँव का देखें तो वहाँ पे भी कई लोग अभी भी वोट नहीं करते हैं, ठीक। तो वोटर आईडी होना ज़रूरी है, उसने जो पर्सन है, जो मेंबर बनना चाह रहा है लोकसभा का, उसको वोटर होना ज़रूरी है, ठीक, तभी उसको इलेक्ट किया जा सकता है पार्लियामेंट के लिए और पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पर, ठीक। वोटर आईडी और वोटर होना ज़रूरी है। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्वालिफिकेशन अगले लेक्चर में। आज तक अभी तक जितने भी हम लोग ने इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में पढ़ा, आई होप आप सबको क्लियर होगा, और अगर तब भी नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, ठीक। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।